बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से जुड़े हुए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज नतीजे आएंगे। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रुझान थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। 3 गठबंधन मैदान में हैं। सत्तारूढ़ महायुति और विकास आघाड़ी के बीच में पूरा मुकाबला है। ये मुख्य मुकाबला 2 ही गठबंधनों के बीच में है। कई निर्दलीय और बागी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 गठबंधन है और ऐसे में महाविकास और महायुति के बीच ये भारी मुकाबला है। मुख्य मुकाबला इन दोनों की गठबंधन के बीच में है। कौन बाजी मारेगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। महायुति के सामने अपनी मौजूदा सरकार को बचाने की एक बड़ी चुनौती है, तो महाविकास आघाड़ी उन 2.5 सालों का हवाला दे रही है जो कि उसने काम किया। अब वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। महाराष्ट्र ने पिछले 5 साल में बहुत सियासी तौर पर उठापटक देखी। पार्टियों के टूटने का सिलसिला जारी रहा, बाकी तमाम राजनीतिक उठापटक, नेताओं के इधर उधर जाने का सिलसिला। लेकिन इस बीच जनता का कितना भला हुआ आज जो है वो सभी के सामने आ जाएगा। जनता ने क्या फैसला सुनाया है, जनता क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, ये सभी के सामने आ जाएगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कई निर्दलीय और बागी विधायक भी अपनी किस्मत इस वक्त आजमा चुके हैं और आज दरअसल तय हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसकी किस्मत चमकाई है और किसको वापस घर कर भेज दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के रुझान अभी थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो रुझान है ये सभी पार्टियों के लिए, सभी गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन चुनावों में किसकी तकदीर चमकती है और किसको निराशा हाथ लगती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू। तमाम जो नेता है वो उनकी जो सांसें हैं, जो दिल की धड़कन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो काउंटिंग स्थल पर मौजूद हैं, जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र झारखंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और वोटों की गिनती में कौन बाजी मारता है इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वोटों की गिनती क्योंकि शुरू हो चुकी है तो रुझान भी थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी खबर पर लगातार हम बने। और चलिए झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर मतगणना, झारखंड के रुझान थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि झारखंड में जीत का आंकड़ा है 41, यानी कि जादुई आंकड़ा ये जो है वो 41 है। 41 सीटें जीतनी होगी किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए, किसी भी गठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए। झारखंड में बीजेपी बनाम जेएमएम है और झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा और बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अजय सिंह, ब्यूरो हेड, सीधे हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है? अंतिम चरण है जो है वोटों की गिनती आज से शुरू हो गई है। 7 बजे से ही है मतगणना केंद्र पर यह है सारे मतदान कर्मी जो है वो ये अभी जो है वोटों को जो एक तरह से बंडल बनाने में लगे हुए हैं और उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में जो है वो लगभग लगता है कि 9 बजे से है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। चूंकि जो ये जो ऐसा लगता है कि ये इस बार का जो चुनावी जो महासंग्राम है उसका जो फाइटिंग है वो बिल्कुल नेक टू नेक होगा।
ये 15 से जो 18 सीटें हैं जो ये फैसला करेंगी कि इंडी गठबंधन की ओर पलड़ा झुकेगा कि एनडीए की ओर पलड़ा झुकेगा। चूंकि ये जो है हटिया सीट जो है टाटा सिंहभूम, जिसको जमशेदपुर वेस्ट बोला जाता है, सारठ है, चंदन क्यारी है, बेरमू है, डुमरी है, बड़का गांव है, यानी ये तमाम जो 18-17 सीटें हैं ये सीटें ये निर्धारित करेंगी। चूंकि ये जो मतदान के समय में जो रुझान आ रहा था उनका जो लगता था कि ये जो वोट का जो परसेंट है वो बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा। तो यही जो 15-18 सीटें जो होंगी वो निर्णायक साबित होंगी कि किस तरफ जो है वो पलड़ा झुकेगा, विजय का रथ किसकी ओर बढ़ेगा। क्योंकि जो लगभग जो है आधे सीट से ज्यादा जो है वो लगभग वो क्लियर है, लेकिन एनडीए और इंडी गठबंधन में जो है वो 15 से 18 सीट जो है वो बिल्कुल कांटे की लड़ाई लग रही है। तो ये जिधर भी पलड़ा झुकेगा वो लगभग वो उधर ही वोट का शिफ्टिंग होगा और उधर ही वो जीत जो है वो अग्रसर होगा। जी बिल्कुल अजय, लेकिन मुद्दे बहुत हावी रहे। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या लगा ऐसा कौन सा विषय रहा जो झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में काफी ज्यादा मायने इन चुनावों के मद्देनजर रखा? देखिए, जब इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन ने जो एक बड़ा, हेमंत की सरकार ने एक बड़ा जो चुनाव से ठीक पहले, मतलब 3 से 4 महीने पहले इसने एक बड़ा दाव खेला था और एक मैया योजना होती है, मैया योजना को उसने लॉन्च किया था। मैया योजना में क्या होती है कि जो 1000 रुपये प्रति जो 18 साल से लेकर 50 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया का वो कैश दिया गया था, उनके खाते में सीधे ट्रांसफर होता था। दूसरी तरफ जब भाजपा के स्टार प्रचारक आए और भाजपा ने भी, यानी एनडीए गठबंधन ने भी जब अपने पूरी ताकत झोंकी और जब नब्ज पकड़ा तो उसने भी एक दिया कि हम लोग जो है जब सरकार में वापस आएंगे तो हम लोग 2200 रुपये जो है प्रति मंथ देंगे। उसके एवज में फिर से जो है इंडी गठबंधन के एक नया दांव खेला। उसने कहा कि 2500 रुपये अब हम हर जो खाताधारी है उनके उसमें खाते में जाएगा, और वो लगभग आने लगा। तो ये जो मसला था, जो हिट मसला था। दूसरी तरफ जो है स्थानीयता का मुद्दे तो हमेशा से झारखंड में हावी रहे हैं, जो 1932 का खतिहान और जो है ये सबसे बड़ा ये रहा है। दूसरी तरफ एक और भी है कि एक सरना धर्म कोड जो है वो झारखंड में एक लंबे समय से लंबित है कि इसमें रहता है कि सरना कोड धर्म को लागू किया जाए, और इसके लिए बराबर से ये झारखंड जब से बना है तब से ये जो है इस पर राजनीति होती आई है। अब देखने वाली बातें होंगी। दूसरी तरफ और भी एक है, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ जो झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या होती है नक्सलियों की, वो नक्सली समस्या लगभग गौन हो गया था, लेकिन जो स्थानीयता का मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो परस्पर वो हावी रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए और अपनी जो नजरें हैं इन तमाम अपडेट्स पर गड़ा के रखिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें जो हालात और जो स्थिति है उसके मद्देनजर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती शुरू होने के साथ साथ ही नेताओं के दिल की धड़कन फिलहाल बढ़ी हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र के ये आज नतीजे आएंगे और रुझान आने अब बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। रुझानों से ही ये तय होगा कि आखिर नतीजे किस तरह से रहेंगे। एग्जिट पोल जो हमने आपको दिखाया था, जाहिर तौर पे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन क्या एग्जैक्ट पोल भी ऐसे ही होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि नतीजे जो हैं वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे, या ये कहा जा सकता है दोपहर तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये रुझान ही नतीजों में तब्दील होंगे। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बना हुआ। बता दें आपको कि झारखंड और महाराष्ट्र ये दो ऐसे स्टेट है जहां पर चुनाव हुआ। हालांकि उपचुनाव भी हुए और उपचुनाव पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बता दें आपको फिलहाल महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 2019 के जो नतीजे थे वो कुल 288 सीटें इसमें थी और बीजेपी 105 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, जबकि शिवसेना 56 सीटें जीत पाई थी। एनसीपी 54, कांग्रेस 44 और अदर्स के हाथ में 29 सीटें गई थी। और एक बीच
एक और बड़ी खबर, झारखंड का पहला रुझान सामने आ गया। बता दें आपको कि रुझान आने, जैसे कि हमने कहा था, अभी शुरू हो जाएंगे रुझानों में। एनडीए 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, 5 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। रुझानों में इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे हैं। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे शुरुआत फिलहाल कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी से। किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, अभी तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अभी झारखंड की जो रुझान आ रही हैं उसके अंदर एनडीए 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार एनडीए बाजी मार सकता है क्या झारखंड में? देखिए, आज परिणाम आएंगे और लगभग 11 बजे के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी और रुझान आने के अनुसार कुछ परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और 1 बजे तक पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। और जिस तरह से पूर्वानुमान निकाले गए थे मीडिया के द्वारा, एग्जिट पोल के द्वारा, उसमें ये आया था कि लगभग 10 सर्वे में लगभग 6 सर्वे उनको आगे बता रहे थे एनडीए गठबंधन को पूरी मेजोरिटी की सरकार बता रहे थे। और मुझे भी ये लग रहा है कि ग्रास रूट पे इनके संगठन ने काम किया है एनडीए ने, और एनडीए के बीच में कहीं पे भी टकराहट नहीं थी किसी भी चीज की, क्या है वो। और उन्होंने जो जमीन के जो प्रधानमंत्री ने जो इशू रखे और उनकी अस्मिता को जोड़ा कि जो कि वनवासी आदिवासी लोग हैं उनकी अस्मिता क्या है, उनकी जो जायोग्राफी बदल रही है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और यह भी बताया कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उनके लिए प्रति माह मानदेय देना, उसके अनुरूप और भी जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्टाइपेंड देना। और दूसरी बात, एनडीए ने निश्चित रूप से चुनाव को एक तो के तहत लड़ा, और इससे पहले जो करप्शन एक बहुत बड़ा चार्जेस था जिसके तहत हेमंत सोरेन जी जेल भी गए और जेल आने के बाद जेल से आप चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक हम देखते हैं उनके पास बाबूलाल मरांडी जैसे नेता, बड़े नेता हैं जो कि सौम्य विचार के हैं, सरल हैं, और चंपई सोरेन उनके जो आ गए हैं, वो भी एक लगभग 12 विधानसभाओं में अच्छा दखल रखते हैं। तो ये सब समीकरण बन रहे हैं और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है और उसके तहत वोट प्रतिशत दोनों पार्टियों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक के पास सिर्फ हेमंत सोरेन ही एक पत्ता है जिसके तहत वो पूरा ब्लॉक लड़ा है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन अगर इस तरह से अगर लीडिंग करके चुनाव नहीं लड़ा जाता तो मुझे तो लगता है कि उनके पास और भी कोई नेता, लेकिन इनके पास अच्छी फेरिस्त है और उनके द्वारा जो उनके परिवार से भी उनकी भाभी और सब लोग आए हैं एनडीए में, जिसके कारण एक उन्होंने सुशासन और प्रशासन और एक अस्मिता का चुनाव जो बनाया है, और भ्रष्टाचार मुक्त जो कि मोदी जी 2014 से ही उसके आग्रह कर चुके हैं कि हम सरकार ऐसी देंगे जो कि स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, और जहाँ पे संथाल और महिला देशी प्रॉपर्टियों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे मूल रूप से जो उनकी संस्कृति है, जिस तरह से गाँव आज सारे मीडिया के जो लोग गए वहाँ पे खबर करने, और उनको समस्या में उन्होंने अपने स्तर पे रखा है कि कई गाँव की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो बदल गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है उसका, और इससे कोई दो मत नहीं है कि मुझे भी ये लग रहा है और जिस तरह से एनडीए ने काम किया है और जिस तरह से चुनाव लड़ा है, चाहे अमित शाह की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वहाँ का प्रांत का नेतृत्व हो, और उनने बिल्कुल राष्ट्रीयता को भी अपने बिंदु में लाया है, और साथ साथ हिंदुत्व का भी प्रभाव पड़ा है, और जो वोट एकत्रीकरण हुआ है जिसका परिणाम हम शायद 11 बजे के बाद अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर कर सकेंगे और इससे अच्छी चर्चा कर सकेंगे कि एग्जिट पोल वास्तव में क्या सही निकल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन मैं तनुज जी का रुख करती हूँ। तनुज जी, जिस तरह से वोटिंग हुई झारखंड विधानसभा चुनाव की, पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहला चरण 43 सीटों पर था,
तकरीबन 66% वोटिंग हुई। दूसरा चरण 38 सीटों पर था, तकरीबन 68% वोटिंग हुई। ये वोटिंग क्या बताती है? जब इस तरह की वोटिंग होती है तो ये बताती है कि सत्ता परिवर्तन होगा या मौजूदा सरकार एक बार फिर से रिपीट करेगी। देखिए नेहा जी, झारखंड के अंदर हम अगर सन 2000 से देखें तो हमेशा से एक बार जो है कोई अगर अन्य जेएम की पार्टी की सरकार रहती है, एक बार बीजेपी की रहती है, तो वैसा वैसा चलता रहता है। और जैसे कि अभी पिछली बार हेमंत सोरेन जेएम की पार्टी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस बार जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये एज पर द चेंज पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, फिर उत्तराखंड में भी हमने देखा था 5 साल बनाम 5 साल चलता था। एक बार कांग्रेस की सरकार रहती थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि सरकार रिपीट नहीं होती थी। लेकिन ये तो एक मिथक है कि 5 साल बनाम 5 साल ही होता है। क्या इसके बिहाफ पे कहा जा सकता है कि नहीं जी देखिए, अब तो जेएमएम की सरकार जा रही है या इंडिया ब्लॉक की सरकार जा रही है, अब तो दूसरी सरकार आ रही है? अगर बात करें दूसरे मुद्दों की, अगर झारखंड की, तो झारखंड के 2 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया है। एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो वहां पर गैस सिलेंडर को लेकर के जो एक अमाउंट बताया है 500 रुपए का, वहां 500 रुपए में भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में 1 सिलेंडर का 2 सिलेंडर तक और देने का वादा करती है। वहीं कांग्रेस ने 500 रुपए में जो है अपने सिलेंडर के लिए दाम रखे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कुछ और नहीं रखा है। वहीं महाराष्ट्र में ये चीज आकर के 450 रुपए में हो रही है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। देखिए ये डिफरेंस जो है हम देखेंगे, एक तो दोनों स्टेट में 50 रुपए का डिफरेंस सिलेंडर का, जो कि आम, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक बहुत मेजर फैक्टर है झारखंड जैसे राज्य के लिए। साथ ही रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है झारखंड जैसे राज्य के लिए। और देखिए आदिवासियों का उत्थान ये एक इतना बड़ा मकसद है कोई भी दल को। चाहे बाबूलाल मरांडी जब पहली बार सीएम बने थे झारखंड के, तब से लगा करके तो हेमंत सोरेन तक, सभी झारखंड के आदिवासी वर्ग के विकास की बातें जरूर करते हैं। और झारखंड बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि आदिवासियों का एक क्षेत्र अलग हो, विकास हो, उसी को लेकर के राज्य भी अलग हुआ था। और देखिए अभी तक जो है उसकी जद्दोजहद, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, वो लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और वादे, क्योंकि उन पर भरोसा इसलिए है क्योंकि दूसरे राज्यों में बीजेपी जो बोलती है वो कर भी रही है और दिख भी रहा है। तो एक वो विश्वास जो है वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित है। और यही एक वजह है कि वो बीजेपी की तरफ भी अपने वोट का इस्तेमाल किया होगा जनता ने। जी ठीक है, चलिए इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किसके लिए अभी इस्तेमाल हुआ है वोट का। लेकिन हम रैलियों की भी बात करते हैं। भूपेंद्र कुमार जी, जो रैलियां झारखंड में हुई है, अमित शाह की रैली की बात करें, 6 जनसभाएं उन्होंने की। नरेंद्र मोदी ने भी 6 जनसभाएं की, जेपी नड्डा ने 8 की, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने 50-50 की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी 50 जनसभाएं की। अब इसके मुकाबले अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन अकेले ही 93 जनसभाएं करे उन्होंने की, कल्पना सोरेन ने 99 जनसभाएं की, जबकि तेजस्वी यादव ने 23 जनसभाएं की। तो ये जनसभाएं क्या बताती है कि उतना ज्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या नरेंद्र मोदी को फुल फ्लैश नहीं लेके आई? क्या महज 6 जनसभाओं से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, और क्या उस हिसाब से बन पाया? देखिए वहाँ पे आपने जिस तरह जनसभा बताई है, हेमंत सोरेन वो इंडिया ब्लॉक से अगर की है तो हेमंत सोरेन ने सभा की ना। जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी और राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के हैं या जो भी इनके साथ लड़ रहे हैं, तो वो तो क्लियर हो रहा है कि वो सिर्फ इन्हीं की लीड पे लड़ रहे हैं। और अगर इनके पास हेमंत सोरेन जैसा अगर ट्राइबल नेता नहीं होता तो वो तो बहुत बुरी स्थिति होती। दूसरी बात क्या है कि जनसभाओं में जो संचार का जो बड़े नेता होते हैं वो लगभग 3-4 पार्लियामेंट को एक कवरेज करते हैं। प्रधानमंत्री जो जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से जनसभाओं करते हैं, तो लगभग वो 2 से 3 लोकसभा कवर करते हैं और उनमें लगभग 10 से 12 विधानसभाएं आ जाती हैं। तो ये उनकी। और दूसरा, आप शिवराज जी देखिए, हेमंत शर्मा जी को उप प्रभारी बनाया था, उन्होंने धुआंधार किया है। यहाँ उपचुनाव भी था उनकी विधानसभा में मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी क्योंकि उनका जिस तरह से। और दूसरी बात, बीजेपी ने जो बात कही है, बात भी उनका ये है कि इससे एक ट्विस्ट ये भी आया क्योंकि इंडिया ब्लॉक के उसी टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का स्टेटमेंट आया कि ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जिससे हम जनता की पूरी कर सकें। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी एनडीए गठबंधन तो उस चीज को राजनीति को
भूपेंद्र जी रोक रहे हैं यहाँ पे। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर गिनती लगातार जारी है और इस बीच जो खबर आ रही है, बता दें आपको कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान आ रही है, वो रुझान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे। रुझानों में बताया जा रहा है कि एनडीए 14 सीटों पर, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है वो 5 सीटों पर आके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी फिलहाल रुझान जो है उसमें थोड़ा सा पीछे है इंडिया गठबंधन। 3 गठबंधन मैदान में है, जबकि मुख्य मुकाबला जो है वो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि महायुति फिलहाल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और महाविकास आघाड़ी फिलहाल पीछे है और काफी पीछे है, क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है। देखिए अभी ये धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शुरुआती रुझान में 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, जबकि 24 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। मतलब एक बड़ा अंतर। सरबजीत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान में एनडीए काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 8 बजे से जो है रुझान आने शुरू हो गए हैं, बैलेट पेपर की जो पहली काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं कम सीटें मिलने के जो है बताए जा रहे हैं, लेकिन महायुति को सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो नागपुर से देवेंद्र फडणवीस जो है आगे चल रहे हैं। तो पूरी तरह से जो आंकड़े हैं अभी बैलेट पेपर के जो आंकड़े हैं वो अभी गिने जा रहे हैं, जिसके बाद जो मशीन के जो आंकड़े हैं वो गिने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रुझान में भी जो है वो अपना सीटों को लेकर जो है वो अपना क्लियर हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो स्टार्टिंग के जो रुझान आना शुरू हुए हैं, जिसमें महायुति आगे दिखती नजर आ रही है। लेकिन सभी को उम्मीद है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के चाहे जो उम्मीदवार हों चाहे महायुति के उम्मीदवार हों, सभी को उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। सब हाथ लगाए बैठे हैं, तो सबकी नजरें रुझान पे हैं। किस तरह से जब काउंटिंग की जो प्रक्रिया 12 बजे के बाद, ऐसा कहना जा रहा है कि 12 बजे के बाद इसी साफ हो पाएगी कि किसकी कितनी सीट आनी है। बिल्कुल, किसकी कितनी सीट आएगी ये तो खैर वक्त के साथ ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन सरबजीत, नेताओं का कोई बयान? अभी तक तो दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी कि आखिर क्या नतीजे आएंगे। जिस तरह से रुझान की गिनती शुरू हुई है, नेताएं अपने जो वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे काउंटिंग पर सबकी निगाहें हैं। सभी को उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है कि जनता हमें इस बार मौका देगी, जनता की जो उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। सभी ऐसे वादे जो जिन्होंने जो जनता से वादे किए थे, सबको उम्मीद लगाए हैं कि जनता उन्हें चुन के देगी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, तो धीरे धीरे जो इनकी स्थिति साफ होगी, क्या उन्हें जनता चुनेंगी या। चलिए सरबजीत, अपनी नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जो रुझान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि महायुति 24 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया जो गठबंधन है वो महज 5 सीटों पर आके चल रहा है। यानी कि ये है कि जो बैलेट पेपर से जो अभी चुनाव हुआ था उसकी गिनती शुरू हुई है, तो उसमें महायुति आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तो वैसे पहली चरण का है और बैलेट पेपर का अभी काउंटिंग हो रही है। मुझे तो लगता है कि 9 के बाद जब खुलेंगे और जिस तरह से थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा क्लियर पिक्चर 2-4 मतलब कि तीसरे चौथे राउंड की गिनती हो जाएगी। और अभी जिस तरह से रुझान दिख रहा है वो वैसे ही लग रहा है कि जिस तरह से मीडिया ने अपना पूर्वानुमान निकाला था और एग्जिट पोल में जो निकाला था उसी के अनुरूप लगता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो चुनाव जो हुआ है, विकास की शुरुआत तो विकास से होती है, लेकिन बाद में वो राष्ट्रवाद के चुनाव स्थगित हो जाता है और वोट भी उसी तरह से डलता है। तो अभी जो स्थिति दिख रही, चाहे हम झारखंड में देखें और अभी चाहे वहाँ देखें महाराष्ट्र में, और उपचुनाव का कहीं आया है कि राज्यों में, उत्तर प्रदेश और राज्यों के उपचुनाव आया कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह, लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आनंद, जानना चाहेंगे क्योंकि उपचुनाव भी 9 सीटों पर है, ये उपचुनावों में अब रुझान तो आने शुरू हो गए होंगे, क्या रुझान आ रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल नेहा, देखिए जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें हैं उनमें जो
वही है शुरुआती रुझान, उसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जबकि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। सीसामऊ की सीट होगी जहां नसीब सोलंकी समाजवादी पार्टी से आगे हैं। कहल तेज प्रताप यादव, जिसे पहले कहा जाता कि कहल सेफ सीट सपा की, वहां से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के वो आगे हैं, और हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के कुंडरकी की सीट जो मुजफ्फरनगर की है वहां से आगे हैं। बाकी जो सभी 6 सीटें हैं, चाहे वो फूलपुर की सीट हो, कटेरी, मछुआ, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर, यहाँ से बीजेपी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लीड बढ़ाए हुए हैं। हालांकि अभी 8:15 साढ़े 8 के समय हुआ है नेहा, बिल्कुल अर्ली अभी ये शुरुआती रुझान है। करीब 12 बजे तक आप ये कह सकती हैं कि स्थितियां इस तरह से बेहतर होंगी, साफ होंगी। अगर हम राउंड की बात करें तो सबसे जो कम 20 राउंड की काउंटिंग होनी है नेहा, वो सीसामऊ यानी कानपुर में होनी है, और सबसे अधिक 32 राउंड की जो काउंटिंग है वो कुंडरकी, कहल, फूलपुर और मझुआ में होगी, जहां सबसे अधिक वक्त लगने की बात कही जा रही है। ठीक है आनंद, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो झारखंड, महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के भी नतीजे आज आ रहे हैं, और ऐसे में वायनाड पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो भी वीआईपी वीवीआईपी सीट कही जा सकती है, और ऐसे में उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या नतीजा आज निकल के सामने आता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट।